अजीज तलबा व तालबात, आज गुलशन रोज़गार चैनल के माध्यम से हमने मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के मुअल्लिम अमीन सागर सर को जहमत दी है। हमने उनसे कहा है कि फिगर ऑफ स्पीच जो एक अहम टॉपिक है, 9th जमा से लेके सेट, नेट, पीजी और आगे की क्लासों तक पूछा जाता है। अमीन सागर सर इससे कबल इंग्लिश के काफ़ी सेमिनार, काफ़ी गाइडेंस लेक्चर्स जो हैं अरेंज कर चुके हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मौसूफ से गुजारिश करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच हमारे इन तलबा और तालबात के लिए एक्सप्लेन करें। शुक्रिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच ये बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर द कॉज ऑफ पोएम ओनली। ये हमारे प्रोस के अंदर भी मिलता है। प्रोस और पोएम दोनों के अंदर ये चीज़ बहुत आसानी के साथ आप महसूस कर सकते हो, लेकिन जस्ट नॉट क्लेरिफिकेशन ऑफ द बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें उसका जो क्लियर नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। हालांकि है बहुत आसान और वैसे भी एकदम कॉमन सी बात है, नेचुरल बात है कि बात जितनी ज़्यादा बेहतर तौर पर अलग अलग पैराए में कही जाती है वो ज़्यादा पुरअसर होती है बनिस्बत ये कि उसको एकदम सादा तरीके से हर मरतबा कही जाए। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर इंग्लिश के जो फॉर्मेट है लैंग्वेज का, तो वी नो बेटर दैट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस बेस के ऊपर होता है। अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, बात के अंदर उसकी मानवियत बेहतर हो जाती है और बात ज़्यादा पुरअसर मौसर हो जाती है। तो ये हम लोगों का जो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, ये बहुत ही आसान है और कॉमन है। सर बता रहे थे जैसे कि अभी कि आगे तक के बहुत काम आता है, तो सिर्फ नेट से तक ही नहीं बल्कि इससे आगे जितने भी आमतौर पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर भी ये बहुत मरतबा पूछा जाता है। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या फिर आमतौर से जो कोर्ट के वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे उसके अंदर ये एक टॉपिक रहता ही है। तो चलें आज हम लोग इसको बहुत आसान बना लेते हैं कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एलिट्रेशन। So, what do you mean by alliteration? So, alliteration क्या है कि when same sound is repeated at the beginning of two consecutive words is called alliteration. एक जैसी साउंड आती है, जिस तरीके से हम लोगों के उसके अंदर है सिलेबस के अंदर कि travel down the darkened road, travel down the darkened road. Here ड, आमतौर से हम लोग ये कहते हैं कि डी साउंड प्रोड्यूस हुआ, मीन्स रिपीट किया गया है। वो डी साउंड नहीं है, ड साउंड है। सो हियर ड साउंड इज रिपीटेड। ओके, सो इट इज व्हाट द एलिट्रेशन। अच्छा, क्यों जहन में आता है कि क्यों इसका इस्तेमाल करना, ये अगर आ रहे हैं तो भाई क्या खास बात है? तो यकीनी तौर पर इन पोएम्स क्या होता है कि इट एड्स द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोएम। श्योरली कि जो मौसीकियत है नज्म के अंदर, मौसीकियत को बढ़ावा देना और उसके अंदर उसको कहना चाहिए कि उस वो खूबी को और बढ़ाना, उसमें इजाफा करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट एलिट्रेशन। ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यस, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। Here also the sound is repeated. Okay, so whenever same sound repeats, it adds what the musical quality.
जैसे बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट हमारी जो पोएम है उसके अंदर दिया हुआ है क्या, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मूनलाइट। अब यहां पर भी स साउंड रिपीट हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द एलिट्रेशन। ओके, जो आगे की पोएम है द ट्विंस, उसके अंदर भी ये दिया हुआ है कि इन फॉर्म्स एंड फीचर फेस एंड लिव, इन फॉर्म एंड फीचर ठीक है। सो हियर एज वेल फर्स्ट साउंड ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, सो इट इज व्हाट द एलिटेशन। ठीक है, तो बहुत आसान सा होता है कि कोई भी एक लाइन के अंदर अगर दिया हुआ है हम लोगों को एग्जाम के अंदर, जैसे कि आमतौर पे इन क्वेश्चन नंबर 3 इट विल बी आस्क्ड श्योरली, तो हम लोगों को वहां पर सिर्फ वो लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सी कहना चाहिए कि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है। तो इसलिए यहां पर अगर आ रहा है सेम साउंड रिपीट हो रहा है आमतौर से ये कहते हैं कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, वो भी सही है कि अगर किसी दो मर्तबा या उससे ज्यादा मर्तबा अगर वो यूज होता है लेकिन लफ्ज के शुरू में, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, एलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट नेक्स्ट इज सिमिली। व्हाट डू यू मीन बाय सिमिली? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स of different type they are compared but with using what like or as, कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर किया जाए as और like के साथ, so at that time what it is called simile। कि the road was as a shaped carpet, the road was as a shaped carpet। अब यहां पे as it denotes what, comparison, तो यहां पर that is called as what, simile। okay, many times we assume that the girl runs, yes, the girl runs like PT Usha। यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया है कि उसको, उस लड़की को पीटी उषा से हम लोगों ने कंपेयर किया है। सो लाइक और एज इफ इट विल बी देयर इन द वर्ड्स में अगर है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सिमिली। ओके, नाउ द थर्ड वन इज व्हाट रिलेटेड टू सिमिली, दैट इज व्हाट, मेटाफर थिंग। It is also what, the comparison of two different objects, but directly not just like simile, कि हम यहां पर कंपेयर होगा directly, we will assume the second thing as the first one, just like in our syllabus also basketful of moonlight, वहां पर दिया हुआ है क्या, the seeds of moonlight। अब यहां पर क्या है कि द सीड्स लाइक मूनलाइट नहीं कहा गया है, बराह रास्त उन सीड्स को मूनलाइट का सीड माना गया है, बराबर उसके जैसे नहीं बताया गया है। तो यहां पर भी ये क्या है, एज अ मेटाफोरिकल इसका यूज है। इस्तिआरा कहते हैं उर्दू के अंदर हम लोग आमतौर से, जैसे सिमिली को तशबीह कहते हैं और इसे इस्तिआरा। ठीक है, जस्ट लाइक अब अगर मैं वही कहूं कि वो लड़की पीटी उषा की तरह भागती है, यस, अब की तरह अगर मैंने यूज किया तो इट विल बी तशबीह, मींस सिमिली। अगर मैंने कहा कि वो पीटी उषा, यस, वो हमारी क्लास की पीटी उषा है,
तो डायरेक्टली क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली उसको पीटी उषा मान करके कहा है. सो दिस इज व्हाट द मेटाफोरिकल यूज. ओके, नाउ थर्ड वन, fourth one, sorry. In our syllabus, there is inversion. Okay, so what do you mean by inversion? As the term itself says, वह लफ्ज खुद ही बताता है कि उसका मतलब क्या होगा. और खास सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, इन एवरी लैंग्वेज जो वर्ड होता है वो बहुत ज्यादा अपने अंदर खुद मानवियत को छुपाए हुए होता है. इफ जस्ट वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ड इटसेल्फ, इट विल रिवील व्हाट इट हैज. तो यहां पर इन्वर्जन का मतलब वही है कि जो वर्ड्स है उसके अंदर जो वर्ड्स की सेटिंग है वो सिर्फ उसका क्या है, उलट फेर कर दिया गया है, हेर फेर कर दिया गया है. और यहां पर भी वही मतलब होता है. क्यों जरूरी है कि ऐसा करना? श्योरली इट इज देयर. कि अगर मैं कहूं एक सिंपल सा जुमला कि आज की सुबह बहुत अच्छी है, ठीक, लेकिन अगर सिर्फ यही जुमले को चेंज कर दिया है, कितनी खूबसूरत सुबह आज है, तो ऑटोमेटिकली अब इसका थोड़ा सा असर क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो यहां पर इन्वर्जन भी यूज किया जाता है पोएम्स के अंदर. किस लिए? फॉर जस्ट इंप्रूविंग द पोएटिक इफेक्ट्स. पोएटिक इफेक्ट उसका बढ़ जावे, जिस तरह हम लोगों के उस सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि डिसीजंस आई मस्ट मेक. ठीक, अब यहां पर होना क्या चाहिए था कि आई मस्ट मेक द डिसीजंस, लेकिन यहां पर शायर ने क्या किया है कि डिसीजंस आई मस्ट मेक. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर है whose woods these are. यस, यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कौन सी पोएम का है. whose woods these are, I think I know. ठीक, अब शायर का लिखने का अंदाज ऐसा है कि whose woods are these are, I think I know. जबकि होना क्या चाहिए था ये कि I think I know whose woods these are. ठीक, लेकिन यहां पर सिर्फ जो जुमला बंदी है उसकी तरकीब के अंदर थोड़ा सा क्या है, हेरफेर कर दिया गया है ताकि उसके अंदर जो पोएटिक इफेक्ट है वो और ज्यादा बढ़े. एक एग्जांपल और है हमारे ही सिलेबस की 10th की कि टुडे अपॉन अ बस आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. बराबर, अब होना क्या चाहिए, इसकी सेटिंग सही जुमला होना चाहिए कि आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल अपॉन अ बस टुडे. लेकिन डायरेक्टली शायर शुरू कर रहा है कि टुडे अपॉन अ बस आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. सो दिस इज व्हाट इन्वर्जन. तो हम लोगों को करना क्या है, जो भी लाइन दी हुई है उसके अंदर हम लोगों को लग रहा है कि हाँ जुमले की हेर फेर है, तो डायरेक्टली हम लोगों को लिख देना है कि दिस फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज इन्वर्जन. बराबर, तो यहां पर हम लोगों को सिर्फ उसकी शनाख्त करना है और लिखना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी. सो वी बेटर नो कि एपोस्ट्रॉफी क्या होती है कि when in poem or in prose any inanimated object, non-living object या फिर any absent person is directly addressed as if he or it or she may be in front, डायरेक्टली उसको एड्रेस किया जाए. जैसे हम लोग हमारे 10th के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, यस, ओ मून गिव मी मून लाइट. Sorry, give me यस, ओ मून. बराह रास्त उसको मुखातिब कह के
उससे बात की जा रही है जैसे कि वो हमारे सामने हाजिर और मौजूद हो, ठीक है। और उस दूसरी पोएम के अंदर दिया हुआ है, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। हियर एज वेल डायरेक्टली एड्रेस करके कहा जा रहा है कि प्लीज ओपन अप माई आईज, ठीक है। और एक है उसी के अंदर, और नई जो दूसरी पोएम है उसके अंदर बार बार रिपीट हुआ है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। यस, हर स्टांजा के आखिर के अंदर शायर एतराफ करता है कि ओ गॉड, यहां पर भी एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। तो जब ऐसा लगे कि कोई बराह रास्त किसी ऐसे शख्स को या इन एनिमेटेड चीज को मुखातिब किया गया है, नॉन लिविंग जो चीज है, गैर जानदार चीज, उसको मुखातिब किया गया है, सो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोगों के जो 10th का सिलेबस है उसके अंदर 8 पोएम्स हैं और उसके अंदर और भी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं। सो आई होप के थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा यकीनी तौर पर, और आप ध्यान दोगे तो खुद और भी आप कहना चाहिए बेहतर तौर पर समझ में आएगा आप लोगों को। तो that's it for this video. Inshallah, in our next videos we will try to cover our other figure of speech. Thank you.